हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। अच्छा करते रहे, स्वस्थ रहे और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते रहे, है ना। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं अशोक बेरा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जो न्यूली ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। बहुत सारी बातें हैं जो उनको जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे उनको जान लेना चाहिए। हाल ही में हमें एक कॉल रिसीव हुआ और उस कॉल के थ्रू हमें पता चला कि उनका डाउट ये था कि हमें 6 मंथ हो गए, मोर देन 6 मंथ हो गए, अभी तक हमारी जो सैलरी है, जो अमाउंट है, क्रेडिट नहीं हुआ। तो उसके पीछे क्या रीज़न, अभी तक क्यों नहीं आया। तो ये ओनली एक ही पर्टिकुलर स्टूडेंट का या स्टूडेंट के बाद जो वो एम्प्लॉय बनते हैं उनका डाउट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है। क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी एम्स ज्वाइन किया है, तो उनको ये डाउट रहना कॉमन बात है। बट उन सब चीज़ों के प्रति अगर आप अवेयर नहीं हो तो इसमें आप ही की ही गलती मानी जाती है, इसमें आप ही का फॉल्ट है। तो अवेयर रहना होता। हालांकि अवेयरनेस से रिलेटेड हॉस्पिटल एम्स के अंदर ओरिएंटेशन क्लासेस, इंडक्शन क्लासेस होती है, बट कुछ रीज़न की वजह से स्टूडेंट उनको अटेंड नहीं कर पाता है या कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से इन सब थिंग्स के बारे में स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो हमने उन सब चीज़ों को मायने में रखते हुए ये क्लास प्रिपेयर की है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। बाकी जो भी आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी रहती है, इधर दे आर एम्स और सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना। ये लेक्चर ओनली जस्ट एक अवेयरनेस के लिए हमने बनाया है। तो कंप्लीट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जो हमें शुरुआत में ज्वाइन करने के विद इन मंथ और विद इन 2 मंथ हमें फॉलो कर लेना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, जैसे ही हम ज्वाइन करें उसके 1 दिन 2 दिन बाद से जो हमें प्रोसेस स्टार्ट करना, वो है कि आपको आईडी कार्ड प्रिपेयर करने की प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। देखो, आईडी कार्ड के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय है ना। किसी इंस्टीट्यूट के आप एम्प्लॉय है तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपके पास आईडी कार्ड जरूरी है ना। तो आईडी कार्ड की प्रिपरेशन आप जैसे ही ज्वाइन करते स्टार्ट कर दे। अब बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस पे आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं आपको, है ना। और बहुत सारे हॉस्पिटल और एम्स होते हैं जो आपको परमानेंट बेसिस पे जब तक आप वहाँ पे हैं तब तक के लिए आपको आईडी कार्ड प्रदान करते हैं। हालांकि रिनोवेशन की प्रोसेस चलती रहती है, तो जो भी आईडी कार्ड वो आपको प्रोवाइड करे इमीडिएटली आपको वो प्रिपरेशन करके आईडी कार्ड वहाँ से रिसीव कर लेना। तो मेन थिंग्स तो आपको ये रखना है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप जाने जाएंगे कि आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं या नहीं है, ठीक है। ये आपके पास एक प्रूफ रहेगा। सेकेंड थिंग्स है, इसी के साथ ही आपको एक जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है ना, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है जिसके थ्रू आप एम्स में या हॉस्पिटल जो भी सेंट्रल लेवल का उसमें आए हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करके रखना। प्रिपेयर इन द सेंस कि उसके 10-15 कॉपी आपको करवा के अपने पास रख लेनी है, क्योंकि इसकी आपको भविष्य में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अपॉइंटमेंट लेटर हमेशा अपने पास रखे, उसकी जेरोक्स कॉपी करके। बहुत सारी जैसे एनपीएस हो गया, आपका अकाउंट से रिलेटेड हो गया, जो एचआरए की स्लिप एप्लीकेशन देनी होती है उसके साथ हो गया, या बहुत सारी जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उन सब में इसकी जेरोक्स लगना मस्ट है। तो ये आप अपने पास रखें, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, आईडी कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपने पास रखना। आईडी कार्ड आपको इमीडिएटली इश्यू करवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड थिंग, सर्विस डायरी। आपको सर्विस डायरी अपनी कंप्लीट करनी। अब जो पहले कहीं ना कहीं सर्विस कर चुके हैं या पहले कहीं एम्प्लॉय रह चुके हैं उनको तो सर्विस डायरी के बारे में पता होगा। बट जो फ्रेशर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी एम्स से या हम बात करें कोई भी सेंट्रल लेवल का हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो उनको सर्विस डायरी के बारे में पता नहीं होता। तो सर्विस डायरी एक फाइल होती है जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, आपकी बेसिक डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल होती है ना। आपका मैरिटल स्टेटस उसमें होता है, आपकी फैमिली डिटेल्स होती है, आपका इकोनॉमिकल डिटेल वहाँ पे होता है, आपकी रेजिडुअल सर्टिफिकेट्स होते हैं जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपका रिलीजियस उसमें सर्टिफिकेट होगा, है ना। आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स उसमें रखी जाएगी कि आपने क्या किया, आपका जो एक्सपीरियंस है, या आप कहीं से मतलब ऑलरेडी वर्किंग थे वहाँ से आप आ रहे हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट्स है एक्सपीरियंस वाला या एनओसी वगैरह जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो सब उसमें रखे जाते हैं। दैट मीन्स कि वो एक आपके डॉक्यूमेंट्स की ही फाइल होती है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है वो हमें खुद फिल करना होता है। तो सर्विस डायरी आपको फिल कर लेना चाहिए। अच्छा, ये सब कहाँ पे होता है, तो ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, एडमिन में जो चीज़ें दी जाती है, कहीं के इस्टेब्लिशमेंट में ये चीज़ें दी जाती है, तो वो जो भी आपका एम्स है या
जो आपका सेंट्रल को हॉस्पिटल है वहाँ पे इंडक्शन क्लासेस होती है, जो ओरिएंटेशन क्लासेस होती है वो आपको अटेंड करना है, वो करना ही है ना, उनको किसी भी लेवल में मिस नहीं करें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं ना, तो उनके थ्रू आपको पता चल जाएगा। बाकी फिर भी कुछ डाउट है तो आप अपने सीनियर से जो भी है उनसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो अपनी सेकंड नंबर पे है कि आपको अपनी सर्विस डायरी कंप्लीट करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड थिंग, बायोमेट्रिक। हालांकि ये सभी हॉस्पिटल में एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी आपको जिसमें है, अगर आप जहाँ पे वर्किंग है उस हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक चलता है। बायोमेट्रिक क्या, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है ना, जो हमारे फिंगरप्रिंट के थ्रू अटेंडेंस लगता है उसे हम बायोमेट्रिक बोलते हैं। तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आपको ले लेना है ना, उसके पर्टिकुलर नंबर आपको मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप आपके एम्प्लॉय कंसिडर किए जाएंगे ना बायोमेट्रिक नंबर के थ्रू। तो बायोमेट्रिक भी बनवा लें ताकि आपके लिए कोई इश्यू आगे भविष्य में नहीं हो। क्लियर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमीडिएटली नहीं करें बट फिर भी ये आपको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे सामने जो इसी से रिलेटेड डाउट्स, जो सबसे बड़ा डाउट्स हमने जैसे कि आपको बताया भी है कि अकाउंट से रिलेटेड डिटेल है ना, अकाउंट्स डिटेल। तो यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी नहीं बोल सकते, एम्प्लॉय हो गए हैं है ना, तो बहुत सारे एम्प्लॉय जो न्यूली ज्वाइंड है उनसे ये मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या कि वो अपनी अकाउंट्स डिटेल प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे नहीं दे पाते है ना, प्रॉपर टाइम पे नहीं। बहुत सारी जगह तो जो अकाउंट सेक्शंस वाले होते हैं वो आपको लेटर भिजवा देते हैं, आपको डायरेक्ट कॉल भी कर देते हैं, और बहुत सारी जगह होता है कि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से कुछ या किसी अदर रीजन की वजह से वो आपको कॉल या रिमाइंडर नहीं भेज पाते हैं, तो वो प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाता है और आपका जो अकाउंट डिटेल है वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि आप खुद अवेयर नहीं है तो वो नहीं पहुंचेगा। अकाउंट डिटेल जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि सैलरी कहाँ आएगा, आपके अकाउंट्स में आएगा। तो अकाउंट डिटेल आपको एज सुन एज पॉसिबल, जो भी आपकी पॉलिसी है, नॉर्म्स है आपके हॉस्पिटल के, उसके अकॉर्डिंग आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी सबमिट वहाँ पे कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर हमारी एक सलाह रहेगी है ना, पर्सनली सलाह आप मान सकते हैं, और वो ये है कि जो भी आपका सैलरीड अकाउंट है, जो भी आपका सैलरीड अकाउंट है जिसमें आपका सैलरी आता रहेगा, उसको आप बिल्कुल सेपरेट रखें है ना, ये हमारी पर्सनल आपको सलाह रहेगी। आपका सैलरीड अकाउंट बिल्कुल पर्सनल रखें। अलग अलग एम से अलग अलग हॉस्पिटल अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग बैंक को रेफर करते हैं। जैसे अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे SBI को रेफरेंस दी जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। वहीं अगर हम अदर हॉस्पिटल्स की बात करें तो कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया जाता है, कहीं पे HDFC। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिस भी बैंक आपको आपका जो हॉस्पिटल है कंसिडर करता है वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना है, और आपका सैलरी अकाउंट बिल्कुल आपको सेपरेट रखना है। उससे आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करना, उससे आपको कोई UPI वगैरह नहीं करना है ना, उससे कोई नेट बैंकिंग नहीं करना। ऐसा कोई हॉस्पिटल की पॉलिसी नहीं है, ऐसा हम जस्ट आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी आने लगेगी तो ये एक आपका अकाउंट जो आप नया बनाएंगे वो एक अलग से अकाउंट हो जाए तो बेटर है, क्योंकि कोई रिस्क यहाँ पे नहीं रहे है ना, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है और बहुत सारे फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। तो बेटर ये है कि आप अपना जो सैलरीड अकाउंट है उसको सेपरेट ही रखें। तो ये एक अलग से एडवाइस है, कोई स्पेशल नियम नहीं है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अकाउंट डिटेल्स आप टाइम पे सबमिट करवा दें, जो भी आपका अकाउंट सेक्शन है वहाँ पे, या जो भी आपका एडमिन वाला ऑफिस है वहाँ पे, जैसे भी आपके हॉस्पिटल के अंदर जो पॉलिसी चलती है उसके अकॉर्डिंग देख के आप करें कंप्लीट चीज़ें। अकाउंट्स डिटेल के साथ साथ एक और जो डिटेल्स होती है वो फिलअप करना होता है, वो है NPS है ना। NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम। जो पेंशन स्कीम होती है, जो रिटायरमेंट के टाइम आपको अमाउंट मिलता है, उसे हम पेंशन स्कीम के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो पेंशन से रिलेटेड भी जो प्रोसेस होती है उसमें भी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो उसका फॉर्म आपको जो भी आपके एडमिन वाले होंगे या जो भी आपके अकाउंट सेक्शन वाले होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले तो आपको फॉर्म उसको हार्ड कॉपी में फिलअप करना है, देन उसके बाद आपको उनको सबमिट करना, और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, डिटेल से वो सब आपको बता देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके आप प्रॉपर तरीके से उसको फिलअप करके टाइम के साथ है ना, जो हमारा बताने का मेन रीज़न वो ये है कि ये सब चीज़ें आप टाइम के साथ कर लें। आप कर तो लेंगे बट है ना टाइम निकलने की बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट करना तो पड़ेगा ही, बट एक टाइम पे जो चीज़ें हो जाती है ना, तो वो सबसे बेटर होता है। तो टाइम के साथ आप ये NPS वाला भी काम कर लें। इसमें जो भी है वो अप्रोक्स कुछ 500 तक फीस रहेगी। जो स्टार्टिंग फीस है वो आपका एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन बाद में ऐड हो जाएगा, तो वो आपके NPS वाले अकाउंट में ही चला जाएगा। फिर इसका जो प्राण किट आता है,
तो बहुत सारे हॉस्पिटल तो अकाउंट सेक्शन या जो भी एडमिन सेक्शन होता है वहाँ से आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे थ्रू द एड्रेस, जो भी आपने एड्रेस दिया वहाँ पे पहुँच जाता है बाय पोस्ट, तो ये वहाँ से रिसीव करते हैं। तो प्राण किट वहाँ पे आता है, जिसमें प्राण कार्ड, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है वैसे एक प्राण कार्ड होता है, जिसमें प्राण नंबर लिखते हो। प्राण नंबर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर करके इनका फुल फॉर्म है, तो वो उस पर लिखे होते हैं। तो प्राण नंबर आपको पता होना चाहिए, उसके थ्रू आप जो भी आपका एनपीएस का डिटेल्स है, जो भी उसकी अपडेट है इन फ्यूचर आप देख पाएंगे एक ऐप के थ्रू या जो भी आपकी साइट है वहाँ जाके। तो प्राण नंबर आपको याद रखना, और ईमेल आईडी पे जो भी आप फॉर्म लेंगे उसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो उसमें आप अपनी डिटेल देंगे, तो उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाएंगे, प्राण नंबर से रिलेटेड या एनपीएस से रिलेटेड अकाउंट्स नंबर, आपको सारा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल अकाउंट डिटेल्स के साथ साथ एनपीएस अकाउंट भी ओपन करवा लेना है ना। ये तो आपको फर्स्ट टाइम ओपन करवाना ही होगा अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई भी हॉस्पिटल और एम्स ज्वाइन किया है तो। क्लियर है? तो ये एनपीएस से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट जो डाउट्स होता है स्टूडेंट को वो हो गया। नेक्स्ट थिंग है एचआरए, है ना। एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, है ना। हाउस रेंट अलाउंस, है ना। मकान किराया भत्ता, एक भत्ता होता है ना। आप एम्प्लॉय बन गए तो बहुत सारे अलाउंस, बहुत सारे भत्ते आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नर्सिंग अलाउंस, ड्रेसिंग अलाउंस आपको मिलेगा, डियरनेस अलाउंस आपको, है ना, महंगाई भत्ता आपको मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, जो कि आपकी सैलरी सील में पूरा डिटेल से मेंशन कर रखा होगा। तो उसी प्रकार एक अलाउंस मिलता है एचआरए अलाउंसेस। तो एचआरए अलाउंस के लिए कुछ कुछ हॉस्पिटल, कुछ कुछ एम्स के अंदर ये पॉलिसी है कि वहाँ पे आपको रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के देना होता है, और वो आपको जो भी वहाँ की पॉलिसी है आपके आईडी कार्ड के साथ या आपके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में अटैच करके उनको देना होता है। उसके बाद ही वो आपके जो अकाउंट होता है उसमें वो क्रेडिट होता है। तो ये भी आप एज सुन एज पॉसिबल कर ले, जो एचआरए वाला है ना। अगर आपकी सैलरी आने लगी है फिर भी उसमें एचआरए ऐड हो गया नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपको एडमिन में जाके बात करना है। बात करके वहाँ पे जो भी एचआरए से रिलेटेड स्लिप है, एप्लीकेशन है, वो फिल करके उनको देना है। उसके बाद में आपका जो एचआरए का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ऐड होके आने लग जाएगा। तो ये चीज़ भी आप कुछ इमीडिएटली या एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आप अकाउंट डिटेल्स दे दें उसके बाद में तुरंत ये चीज़ें कर लें, ताकि आपका जो एचआरए का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ऐड होना या क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है ये चीज़, है ना। नेक्स्ट है इसके बाद में एक और कि हम एम्प्लॉई हैं तो हमें कुछ हेल्थ स्कीम भी मिलती होगी, तो बिल्कुल मिलती है। तो डिपेंड करता है कि आप एम्स में है या सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल में, है ना। स्टेट लेवल के हॉस्पिटल में भी बहुत सारी चीज़ें इसी प्रकार की होती है, बट मेनली मैं अभी जो भी हमारे एम्स है या सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल है उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एम्स में वर्किंग हूँ, तो मैं उसी तरीके से आपको थोड़ा बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है कि हेल्थ स्कीम, तो अगर आप एम्स में वर्किंग है ना, एम्स में वर्किंग है तो वहाँ पे आपको ईएचएस मिलेगा, और अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वर्किंग है तो वहाँ आपको सीजीएचएस मिलेगा। ईएचएस क्या होता है? एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम। एम्प्लॉय है, हम यहाँ पे कोई डिटेल से क्लासें नहीं ले रहे हैं सबके बारे में, बस जस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए हम ये सब आपको बता रहे हैं ना। तो ईएचएस एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम हो गया, और सीजीएचएस का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इन दोनों में भी डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है वो भी डिटेल से हम एक लेक्चर इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, बट अभी मैं सुपरफिशियली बता देता हूँ। ईएचएस होता है, उसमें जो एम्स का एम्प्लॉय होता है वो हेल्थ स्कीम का ओनली एम्स के अंदर ही बेनिफिट ले सकता है, या ओनली वो एम्स में ही बेनिफिशियरी है। जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, जो भी सेंट्रल लेवल का हॉस्पिटल है उसमें एम्प्लॉय है जिसका सीजीएचएस कार्ड बना हुआ है, इनके पर्टिकुलर कार्ड होते हैं, पर्टिकुलर डायरी होती है, तो वो बना हुआ, तो वो जो भी ऑल ओवर इंडिया के सेंट्रल लेवल का हॉस्पिटल है कहीं भी, है ना, कोई सी भी स्टेट में हो, उसमें वो उसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो ले सकता है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो एम्स में है तो आपको ईएचएस प्रिपेयर करना है अपना, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वर्किंग है तो आपको सीजीएचएस का जो कार्ड होता है, जो आपकी डायरी होती है, वो प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए भी प्रोसेस होती है, जो ईएचएस सेल होती है, या हम बात करिए सीजीएचएस में तो सीजीएचएस सेल होती है, या जो एस्टेब्लिशमेंट होता है ना, जहाँ पे भी ये प्रोसेस होती है, तो वहाँ जाके आपको संपर्क करना है। इसका भी लंबी प्रोसेस तो थोड़ी रहेगी, बट जो भी डिटेल्स वो मांगते हैं, है ना, जैसे वो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए फॉर्म देंगे तो वो फिल करना, उसके साथ साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना। अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड और वाइफ का वहाँ पे प्रूफ देना है, मतलब आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट वो देना है।
अगर आपके चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का सर्टिफिकेट आपको देना, अगर जो डिपेंडेंट है उन्हीं को ही यहाँ पे हेल्थ स्कीम का बेनिफिट मिलता है, अगर वो कहीं वर्किंग नहीं है तो, है ना। अगर आप है और आपके माता पिता है वो कहीं गवर्नमेंट में वर्किंग नहीं है तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो उनकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी, और आपके बच्चों की और आपकी मिसेज और आपका हस्बैंड कहीं वर्किंग नहीं है तो उनकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो कार्ड होते हैं EHS डायरी और कार्ड बनते हैं, और जो CGSS की डायरी CGSS कार्ड बनते हैं, तो वो आप प्रिपेयर करवा लें। ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि आपको ज्वाइन करने के तुरंत बाद में करवा लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही आपको हेल्थ फैसिलिटी देती है, तो इसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट किससे रिलेटेड, हमारा EHS और CGHS से रिलेटेड, क्लियर है। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट थिंग्स हम बता देते हैं आपको, टैक्स से रिलेटेड, है ना, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ टैक्स है। तो टैक्स से रिलेटेड हम चीज़ बता देते हैं। पहले ओल्ड टैक्स रेजिमेंट था, है ना, ओल्ड टैक्स रेजिमेंट, और अभी 2 ऑप्शन हो गया आपके सामने, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है ये न्यू टैक्स रेजिमेंट, ठीक है। तो जो ओल्ड टैक्स रेजिमेंट था उसके अंदर ओनली 3 स्लैब थे, है ना, 5% देन 20% डिडक्ट होता था, जो क्राइटेरिया स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग, और देन 30% अमाउंट डिडक्ट होता है। लेकिन अभी जो न्यू टैक्स स्कीम है उसमें 5% है, 10% है, 15 है, देन 20 है, 25 और 30, यानी कि टोटल 6 स्लैब में अभी जो न्यू टैक्स रेजिमेंट है उसमें डिवाइड कर दिया है। तो जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है उसके लिए इसको बेटर माना जा रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके अकाउंट सेक्शन वाले हैं या जो भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें, है ना। ये कोई स्पेशल एडवाइस के लिए नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनके लिए न्यू टैक्स रेजिमेंट ठीक रहता है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो टैक्स से रिलेटेड चीज़ों को भी आपको अवेयर होना है, उससे रिलेटेड चीज़ें अपने सीनियर से पूछते रहे। इसमें जो भी सेविंग से रिलेटेड है कि आप अपना टैक्स कैसे ज़्यादा डिडक्ट होने से बचा सकते हैं, तो जो भी ATCC करके होता है उसमें आपको सेविंग दिखा सकते हैं, तो सेविंग से रिलेटेड भी आपको कुछ अकाउंट बनाना होगा ना। जो भी सेविंग स्कीम होती है, जैसे अगर हम बात करें LIC है, PPF है, या जो SSC करके होता है, बहुत सारे जो सेविंग स्कीम होती है जो आपको टैक्स में रिबेट दिलवाती है, टैक्स में आपको क्लेम दिलवाती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना है, और कुछ टाइम में पढ़ लिख के उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होकर ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय बन गए हैं तो ये चीज़ आपके सामने कहीं ना कहीं आने वाली है। और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो बहुत सारा अमाउंट आपका टैक्स में जा रहा है, आपको अवेयरनेस नहीं है इससे रिलेटेड, बहुत सारा अमाउंट जाता रहेगा, है ना। तो ये अल्टीमेट आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जान लें, पहले से ही प्रिपरेशन कर लें। ये सब चीज़ें हमारे सामने आने वाली, है ना। तो ये आज का हमारा अवेयरनेस से रिलेटेड लेक्चर हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपकी जस्ट अवेयरनेस के लिए है, इसमें कोई स्पेशल थिंग्स नहीं है। आप अपनी एम्स और अपना जो भी सेंट्रल लेवल का हॉस्पिटल है उसकी पॉलिसी, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें करें। जो भी आपकी इंडक्शन क्लासेस, ओरिएंटेशन क्लासेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एम्स में वर्किंग है या सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल में वर्किंग है तो ड्यूटी कैसी होती है, वहाँ पे क्या शिफ्टिंग रहती है, कितने वहाँ पे मतलब टाइम के आवर्स की ड्यूटी होती है, देन वहाँ पे स्ट्रेट ड्यूटी कैसे होती है, देन वहाँ पे कितने ऑफ मिलते हैं, है ना, कितनी इमरजेंसी EL CL मिलती है, कितनी वहाँ पे आपको मेडिकल मिलती है ना, कितना आपको स्टडी लीव मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में भी हम रिसर्च डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जल्दी।